Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 4th Alternative Centers of Power. ये पॉलिटिकल साइंस बुक 1 12th क्लास का 4th चैप्टर है और अभी रिसेंटली सीबीएसई ने इसके नेम में थोड़ा सा चेंज किया है, अल्टरनेटिव की जगह न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. But before going to this chapter, we will just recap our previous chapters. In first chapter, we have discussed about the Cold War era, and in second chapter, we have studied about the end of bipolarity. कि बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि कोल्ड वॉर जो है लॉन्ग पीरियड तक चला टू सुपर पावर्स के बीच में, यूएस एंड यूएसएसआर, और उसके बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में कोल्ड वार का भी एंड हुआ, साथ के साथ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया. अब पूरे वर्ल्ड में एक यूनी पावर रह गई, ओनली एक सोल पावर यूएस. और थर्ड चैप्टर है हमारा यूएस हेजेमनी, वो सीबीएसई ने इस बार एग्जाम में डिलीट कर दिया है, तो थर्ड चैप्टर हमारा एग्जाम में नहीं आएगा. बट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थर्ड चैप्टर पे कि यूएस हेजेमनी मतलब कि पूरा का पूरा वर्चस्व जो है पूरे वर्ल्ड पे यूएस का रह गया, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया. अब यूएस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और उसका जो करेंसी है डॉलर, वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में अब डोमिनेंस कर रहा है. तो यूएस के जो हेजेमनी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी नई नई जो हैं सेंट्रल पावर्स उभर कर सामने आई. जैसे हमने चैप्टर सेकंड में भी स्टडी किया था कि इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर एक कॉमन विजन देखा था मल्टीपोलर वर्ल्ड का. तो यानी एक अब दौर आ गया था, एक समय आ गया था मल्टीपोलैरिटी का, कि सिर्फ अकेला यूएस ही नहीं बल्कि उसको टक्कर देने वाले और बहुत सारी जो है नई नई कंट्रीज उभर कर सामने आई थी. तो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, यूरोपियन यूनियन, एशियान एंड ब्रिक्स. तो ये टू तो पहले भी इस चैप्टर में हम डिस्कस मतलब था इस सिलेबस में, बट ब्रिक्स जो है अभी रिसेंटली 2020-21 करिकुलम के अकॉर्डिंग जो थोड़ा बहुत अल्टरेशन हुआ है, तो ब्रिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी ऐड हुआ, इसे भी हम स्टडी करेंगे. और डिफरेंट नेशंस, चाइना, रशिया, इंडिया और इजराइल, इनके बारे में भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. फर्स्ट है हमारा टॉपिक यूरोपियन यूनियन फॉर्मेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ईयू, कि ये कब बना यूरोपियन यूनियन. तो थोड़ा सा हम पहले का कुछ डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड के बाद जब टू सुपर पावर्स में, टू अलाइज में वॉर हुआ, तो उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो हार गई थी. जर्मनी, फ्रांस, जो अलाइज सिस्टम था वो उस युद्ध में हार गए थे. अब यूरोप को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, यानी कि यूरोपियन की इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरह से र्यूंड यानी ठप हो गई थी. अब सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड के बाद जो है यूरोप का भी एक तरह से डिवीज़न हो गया, कि जो वेस्टर्न यूरोप था वो यूएस के साथ मिल गया, और जो ईस्टर्न यूरोप था वो यूएसएसआर के साथ मिल गया. तो उस समय जो है बहुत सारे जो यूरोपियन लीडर्स थे उन्होंने कंसीडर किया कि क्या हम आपस में ही राइवलरीज रखेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, जिसका रिजल्ट तो ये हुआ कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई है. तो क्यों ना हम आपस में यूनाइट हो जाएं. तो ये ईयू यानी यूरोपियन यूनियन एक संस्था बनाई गई. आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, द क्वेश्चन ऑफ यूरोप came in the front of European leaders, that should Europe be allowed to revert to its rivalries or to be reconstructed. कि क्या हम लॉन्ग पीरियड तक ऐसे ही आपस में राइवल्स बन के रहेंगे, या इसको हम अपनी कंट्री को, इस पूरे कंटिनेंट को, यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ये यूरोपियन लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जिसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ यूरोप. तो ये 1 मार्क्स में यहाँ पे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन ऑफ यूरोप क्या था. तो कि उन्होंने एक अपने आप में ही एक कंसिडरेशन किया और सलाह की कि क्यों ना हम सारे आपस में यूनाइट हो जाएं. उसके बाद है मार्शल प्लान.
अमेरिका एक्सटेंडेड फाइनेंशियल हेल्प टू रिवाइव यूरोप्स इकोनॉमी। मार्शल प्लान, ये भी 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्शल प्लान क्या है। यूएस ने इकोनॉमिक कंडीशन को, यानी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, उस इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत सारा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उसको हेल्प दी, तो उसको कहते हैं मार्शल प्लान। In 1948, under the Marshall Plan, Organization of Europe Economic Cooperation (OEEC) was established to channel aid to West European nations। कि अब जो वेस्ट यूरोपियन नेशंस थे वो यूएस के कंट्रोल में आ गए थे, तो यूएस ने वेस्ट यूरोपियन जितने भी कंट्रीज थी उनको हेल्प की, फाइनेंशियली उनको मदद की। तो ये 1948 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी OEEC, ये भी 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In 1949, the Council of Europe was established in political cooperation। अभी तक तो यूएस इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा था, अब जो है यहाँ पर पॉलिटिकल कॉपरेशन भी स्टार्ट हुआ और वो 1949 में काउंसिल बनाई गई। इन 1957 इकोनॉमिक कॉपरेशन वाज लेड formed by the creation of European Economic Community। उसके बाद 1957 में एक इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया गया। Then the process acquired political dimensions with the creation of European Parliament। कि अब जो पॉलिटिकल जो स्टेप उठाया गया कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपस में एक दूसरे को कंट्रीज कॉपरेट करेंगे, तो एक यूरोपियन पूरे कंट्रीज का पार्लियामेंट बनाया गया। एंड द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच इन 1992। अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज जो हैं धीरे धीरे करके वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलने लग गई। एंड द बर्थ ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी एक लार्ज लेवल पे। तो यहाँ पर ये एक फ्लैग दिखाया गया है जिसमें 12 स्टार्स हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 52 पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक फ्लैग है ब्लू कलर का जिसमें 12 स्टार्स हैं, सिंबल है, यानी कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने अपना एक सिंगल यूनियन नेशनल फ्लैग रखा। एंड इसका जो 1992 में बर्थ हुआ यूरोपियन यूनियन का, ओरिजिनली 12 नेशंस वर द मेंबर्स ऑफ ईयू। स्टार्टिंग में 12 नेशंस जिन्होंने मिल के इस ट्रीटी पे साइन किया और ईयू को अडॉप्ट किया, यानी एक यूरोपियन यूनियन बनाई। तो ये भी एनसीईआरटी की बुक में आपका पेज नंबर 53 पे बिल्कुल राइट साइड में ऊपर जो मैप दिया हुआ है उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग के जो नेशंस हैं 12 नेशंस की किन्होंने मिलकर ये यूरोपियन यूनियन बनाया था वो वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, उसे आप बहुत अच्छे से स्टडी करें। और ये जो 12 स्टार्स हैं ये फ्लैग में क्या सिंबलाइज करते हैं ये भी एग्जाम में मोस्टली आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस फ्लैग we will discuss about this flag. The circle of gold stars stands for solidarity and harmony between the people of Europe। ये जो stars हैं ये क्या represent कर रहे हैं? हारमनी, सामंजस्य, कि आपस में हम यूनाइट होकर रहेंगे, शांति से और मिलकर रहेंगे। And it has 12 stars as the number 12 is traditionally the symbol of perfection, completeness and unity। ये जो 12 नंबर है ट्रेडिशनली क्या सिंबलाइज करते हैं, जैसे हमारी वॉच में भी 12 नंबर्स होते हैं, तो ये सिंबलाइज करते हैं यूनिटी का, यानी यूनिटी का, एकता का प्रतीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि फ्लैग जो है, जो ईयू ने एक नेशनल मतलब अपना कंट्री का एक फ्लैग बनाया और उसमें जो 12 स्टार्स हैं गोल्डन स्टार्स वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ ही है यूरोपियन यूनियन फाउंडेशन, यानी जब यूरोपियन यूनियन के स्टार्टिंग में 12 मेंबर्स ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी तो उसके बेसिस क्या थे। The foundation was laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs and the creation of single currency। यानी इन्होंने मिलके डिसाइड किया कि हम आपस में एक दूसरे की सिक्योरिटी करेंगे, जस्टिस पे एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे,
इट मीन्स कि अगर कोई भी एक कंट्री के ऊपर, मतलब इनमें से 12 में से किसी भी एक नेशन के ऊपर आउटर किसी कंट्री से अटैक होता है, तो ये अपने ऊपर, सभी कंट्रीज अपने ऊपर अटैक मानेंगी और उसका डट कर जवाब देंगे, ठीक है, उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। और इनकी जो कॉमन करेंसी है, इन्होंने एक ही करेंसी को फॉलो किया, वो है यूरो। अब इनकी जो स्ट्रेंथ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दोज पॉइंट्स। ये एग्जाम में मोस्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन की मेनली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, यानी कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, पॉलिटिकल लेवल में आपस में इनकी कितनी स्ट्रेंथ थी। फर्स्ट है ईयू हैज इट्स ऑन फ्लैग। इन सबका जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, इनका एक ही फ्लैग था। ने पहले भी डिस्कस किया है कि 12 स्टार्स, जो गोल्डन स्टार्स थे, और ब्लू कलर का जो फ्लैग है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को। एंड नेशनल जो इनका एंथम है ईयू का, वो भी एक ही है। फाउंडिंग डेट की कब बना, ये 1992 में। एंड करेंसी यूरो, यानी कि सिंगल करेंसी, एक ही फ्लैग, एक ही एंथम, और जो है एक ही इनकी फाउंडिंग डेट है। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, इट हैज एक्सपेंडेड इट्स एरिया ऑफ कॉपरेशन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद न्यू मेंबर्स बहुत सारे जो यूएसएसआर से अलग हुए, उन्होंने ईयू को ज्वाइन किया, तो जो इनके मेंबर्स थे वो एक्सपेंड हो गए थे, यानी कि जो एरिया था कॉपरेशन का वो बढ़ गया था। नाउ इट हैज ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कि एक ही जो सिक्योरिटी पॉलिसी है कि आपस में एक दूसरे की सिक्योरिटी में कॉपरेट करेंगे। एंड 2 members of EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि ईयू के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों की यूएन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, और इसका ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, इन 2 देशों ने वहां पे परमानेंट सीट एक्वायर की हुई है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं वो हैं यूएस, रशिया और चाइना, बट वहां पे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही जो ईयू के मेंबर हैं, इन दोनों की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है। तो ये एक बहुत बड़ा होल्ड है इनका वहां पे। तो ये पूरा सारे पॉइंट्स जो है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कि इकोनॉमिकल लेवल पे जो है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप था वो कंप्लीटली इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी र्यून्ड हो गया था। बट अब जो है वो मेन फर्स्ट मोटिव ही इनका यही था ईयू बनाने का, कि हम अपनी इकोनॉमिकली से जो है अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। ईयू इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी with the GDP of more than $17 trillion in the 2016 next to USA, यानी इन्होंने अपना जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि पूरे वर्ल्ड में यूएस के बाद ये सेकेंड नंबर पर आ गया। एंड इट्स करेंसी यूरो कैन पोज थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो यूएस की करेंसी ने, डॉलर ने जो डोमिनेंस किया हुआ था, उसे सिर्फ और सिर्फ जो ईयू की करेंसी है यूरो, वो उसे थ्रेट दे सकती है, यानी कि उसको उसके सामने स्टैंड हो सकती है। नेक्स्ट, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन ऑफ द यूएस, यानी वर्ल्ड ट्रेड में भी ये यूएस जो सुपर पावर है उससे आगे है। इसका शेयर जो है उससे 3 times लार्जर है, यानी 3 गुना बड़ा है। एंड इट्स इकोनॉमिक पावर्स गिव इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज द एशिया एंड अफ्रीका, कि यूरोप जो है देखो अभी सेंटर में है, ठीक है, इस तरफ एशिया है और इस तरफ यूएस है। तो यूरोपियन जितनी भी नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, नियर बाय एरियाज में जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, एशिया और अफ्रीका, वहाँ तक भी इनका ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। एंड इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन important block in the international economic institution as the WTO, World Trade Organization, जो इंटरनेशनल लेवल की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी इसका
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ईयू की जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसे शो करते हैं। लास्ट है मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब मिलिट्री के को इकट्ठा करने में भी ईयू जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा। ईयूज कंबाइंड फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि इन्होंने जो मिलिट्री को स्ट्रांग किया, ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इनकी मिलिट्री है। नेक्स्ट, इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर यूएस, यानी कि ये जो खर्च करते हैं यानी मिलिट्री को मेंटेन करने में और जो वेपन्स और न्यूक्लियर पावर एनर्जी इकट्ठा करने में जो इन्होंने खर्चा किया है वो यूएस के बाद सेकेंड नंबर पर आता है। एंड इट ऑल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या शो करते हैं कि जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, ये बहुत ही मतलब शॉर्ट पीरियड में आपस में यूनाइट होके एक होकर इन्होंने अपने आप को पूरे वर्ल्ड में जो है स्टैंड किया और अपने आप को बहुत आगे लेके गए, यानी कि ये एक ऐसी यूनियन है जो यूएस को भी सामना कर सकती है, उसको टक्कर दे सकती है। लिमिटेशंस एंड कंट्रोवर्सीज इन ईयू, यानी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स थे उनके बीच में भी कहीं ना कहीं मतलब डिसएग्रीमेंट था और कन्फ्लिक्ट्स रहे और कुछ कंट्रोवर्सीज रही। फर्स्ट है कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग टू इंक्लूड न्यू मेंबर स्टेट्स सोवियत यूनियन स्टेट, यानी कहाँ पे कंट्रोवर्सी रही कि जब 1991 के बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसकी बहुत सारी कंट्रीज ईयू में इंक्लूड होना चाहती थी, यानी ईयू का मेंबर बनना चाहती थी। तो वहाँ पे ईयू के जो ऑलरेडी मेंबर्स थे उनके बीच में कंट्रोवर्सीज रही कि हमें इन कंट्रीज को अपने में मिलाना है या नहीं। नेक्स्ट, नॉट एवरी कंट्री वांट्स दैट देयर करेंसी विल बी यूरो, उनकी जो कॉमन करेंसी थी यूरो, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो उसके फेवर में नहीं थी कि यूरो हमारी कॉमन करेंसी हो। And it state have their own foreign relations and the defense policies, कि बहुत सारे ऐसे मेंबर स्टेट्स थे, ऐसी कंट्रीज थी जिनके दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे थे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन्स पीएम टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिका पार्टनर इन द इराक इन्वेजन, की जो ब्रिटेन के यानी यूके के जो पीएम थे टोनी ब्लेयर, जब अमेरिका ने इराक के ऊपर इन्वेड किया, उसके ऊपर कब्जा किया, हमला किया, तो उस समय ये जो पीएम थे टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के, ये अमेरिका के साथ जो है उनके पार्टनर रहे। Whereas जर्मनी एंड फ्रांस ओपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी, बट जर्मनी और फ्रांस वो भी ईयू के ही मेंबर्स थे, उन्होंने जो है अमेरिका की इस पॉलिसी को जो है अपोज्ड किया, वो उसके फेवर में नहीं थे। नेक्स्ट, ब्रिटेन्स फॉर्मर पीएम मार्गरेट थैचर केप्ट द यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। अब जो है जो ब्रिटेन के यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को यानी ब्रिटेन को पूरी ईयू की जो मार्केट थी वहां से अपने आप को अलग कर दिया। जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी ब्रेक्जिट के नाम से जिसे जानते हैं, कि जून 2016 में एक रेफरेंडम हेल्ड किया गया था यूके में, यानी कि कॉमन वोटिंग हुई थी कि कितने वोट्स जो हैं इस फेवर में आएंगे कि हम यूके के साथ ईयू के साथ रहें या ईयू से अलग चले जाएं। तो 52-48 का रेशो आया था, यानी 52% वोटिंग हुई थी कि हम विथड्रॉ हो जाएं, ईयू के साथ हमें नहीं रहना। तो फाइनली जो है यहाँ के पीएम ने ये डिक्लेयर कर दिया अपने आप को जो है ईयू से यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को एग्जिट कर दिया, विथड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेसिस्टेड द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ यूरो। जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी यानी कि कॉमन फ्लैग, कॉमन करेंसी, कॉमन नेशनल एंथम, जो उनकी एस्टैब्लिश की जो डेट थी वो भी एक ही थी। तो बहुत सारे ये कंट्रीज थी लाइक डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने मना कर दिया था यूरो को अडॉप्ट करने में, और जो ट्रीटी हुई थी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी उसको भी अडॉप्ट करने में इन्होंने मना कर दिया था। तो
कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे ईयू के मेंबर्स में आपस में कन्फ्लिक्ट्स रहे, कंट्रोवर्सीज रही, बट ये सब होने के बावजूद भी ईयू जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी और जो अमेरिका के मुकाबले में उसके सामने पूरे वर्ल्ड में खड़ी हुई। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये जो टॉपिक है यूरोपियन यूनियन, ये यहीं कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।